हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू B2 लर्निंग। बच्चा रिलेशन एंड फंक्शन जो अपना चैप्टर चल रहा है करंटली, उसमें अपन ने देखा कि लास्ट क्लास में अपन ने कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात की थी, जिसके अंदर मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट रिड्यूसर फंक्शन और इस तरह के कुछ फंक्शंस अपन ने देखे थे। और फंक्शंस देखने के साथ साथ अपन ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। देन अब बच्चा नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले टाइप के फंक्शन की, एंड दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ने से पहले फटाफट से अपने ब्रेन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करा लेना, ठीक है, क्योंकि उसकी हेल्प से अपन इसको करेंगे और ये दोनों रिलेटेड है मान के चलो, ठीक है। होता क्या है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अपन ने बोला कि यार अपने पास ना 4.92 अगर एक वैल्यू है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि डेसिमल को तो खा जाता है, बचाता है इंटीग्रल वैल्यू, आंसर आ गया 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, इसी का अपोजिट काम करता है। भुवन से छोटा सा कट लगा देना प्लीज, पूरी चीज आ गई। फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, इसी का अपोजिट काम करता है। यानी कि अगर मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट, पहली बात तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। तो जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इन ब्रैकेट में करते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट को इस ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी नंबर था, लेट्स सपोज सेम नंबर ही मैंने लिया 4.92 और इसका मुझे फाइंड करना है फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है, नेम से पता चल रहा है फ्रैक्शनल पार्ट मतलब फ्रैक्शन वाली वैल्यू ले लो और बाकी वैल्यू को हटा दो, तो 4 यहां से हट जाएगा तो आंसर अपने पास आएगा 0.92। बस यही अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, मतलब हुआ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे छोड़ता है फ्रैक्शनल पार्ट बस उसी को रखता है, बाकी सबको छोड़ देता है। बात समझ आई अपने को, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। इन दोनों चीज से मैं देख के क्या बता सकता हूं कि अगर मेरे पास एक x एक नंबर है तो होगा क्या, x किसके इक्वल आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दोनों का अगर मैं क्लब कर दूं, दोनों का एडिशन कर दूं तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर x के इक्वल आ जाएगा। समझ आया क्यों? क्योंकि अभी मेरे को एग्जांपल सामने क्लियर दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 आ रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.92 आ रहा है, दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 0.92 आंसर विल बी 4.92 एंड दैट इज इक्वल टू जो ओरिजिनल फंक्शन ओरिजिनल x है दैट इज 4.92। क्वेश्चन खत्म, समझ आया। तो x किसके इक्वल होता है, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट। देन ये अपने पास आ गया थोड़ा सा पोर्शन जो अपने पढ़ना चाहो, और सेम चीज लिखा हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर x एंड इंटीग्रल वैल्यू दिस। यानी कि अगर मैंने x में से, सेम बात है, अगर x में से यहां से इंटीग्रल वैल्यू को घटा दूंगा तो बचेगा क्या, तो बचेगा अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देन इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एंड सिंबल किस तरह से डिनोट करते हैं, ये अपने पास सिंबल आ गया इसको डिनोट करने का। बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये अपने पास प्रॉपर्टी जो मैंने बात करी। देन अब इसका डोमेन देखो और रेंज देखो, ठीक है। डोमेन क्या बोलता है, डोमेन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज रियल नंबर। x की वैल्यू क्या डाल दो, जो मन में है डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, फ्रैक्शन डालो, इंटीग्रल डालो, चलेगा। तो डोमेन क्या आ गया अपने पास r, लेकिन रेंज जो अपने पास है वो है 0 से लेकर 1 तक। यानी कि ध्यान रखना बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती है। आंसर या तो 0 रहेगा और 1 तक रहेगा और 1 को भी इंक्लूड नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना, यहां पे 1 को इंक्लूड नहीं किया है, 1 ओपन ब्रैकेट में, 0 क्लोज ब्रैकेट में, 0 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। समझ आया? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके, उधर कुछ और थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास लेट सपोज अगर वैल्यू दे रखी है एक 4.17, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.17। डन। अच्छा, लेकिन अगर किसी इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट जानना चाहें, यानी कि अगर अपने पास है 4 और इसका फ्रैक्शनल फंक्शन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। क्यों? क्योंकि 4.0 ही तो है, 4 के साथ कुछ फ्रैक्शनल पॉइंट है ही नहीं, तो आंसर विल बी 0। देन अगर मैं सिर्फ 0 के ही फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूंगा तो भी आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, राइट। बढ़िया, यहां तक आई गेस किसी को कोई डाउट है नहीं। डन। अच्छा, पॉइंट इज अब समझने की कोशिश करना, जब अपने पास अगर वैल्यू नेगेटिव में थी तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी चेंज आएगा, जैसा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, अगर मेरे पास है -1.3 तो इसका आंसर अपने पास कितना आता है, -2। ये बात आई गेस सबको क्लियर है, मैंने वापस से बताई है। डन। अगर यहीं पर अपने पास आता है -2.93 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है, -3। -2 मत कर देना, -3। बात क्लियर? ये याद होना जरूरी है और ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो वहां कोई चैलेंज आएगा नहीं। बढ़िया, ओके।
अब नेगेटिव नंबर का अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं, यानी कि अगर मैंने बात करा सेम नंबर 1.3 का माइनस ऑफ 1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट, ऊपर बात किया था इंटीग्रल वैल्यू यानी कि इंटीग्रल पार्ट अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो इसका आंसर 0.3 कभी नहीं है। पहली बात ध्यान रख लेना, इसका आंसर 0.3 नहीं है। आप ऐसे मत बोलो कि सर माइनस हटा देते हैं, अगर यहां से अपने पास माइनस हटाते तो बच गया 0.3, नहीं है। अच्छा आप बोलो सर माइनस 0.3, बिल्कुल ही नहीं है। डन, क्यों? क्योंकि रेंज देखी थी 0 से लेकर 1 तक जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा समझना, ये किसके इक्वल है। बेसिकली हुआ क्या, मुझे पता है अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की बात करेंगे तो आंसर अपने पास आएगा x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आएगा। यही पढ़ा था अभी पिछले पेज पे, बढ़िया। तो अगर मैं यहां पे 1.3 जो नेगेटिव में, अगर इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो आंसर आएगा अपने पास 1.3 नेगेटिव का माइनस ऑफ 1.3 और इसका इंटीग्रल पार्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस 1.3 माइनस, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया कितना आएगा, -2, तो माइनस ऑफ -2 इज +2 एंड आंसर इज 0.7, आंसर इज 0.7। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो आएगा अपने पास वो आ गया 0.7, ना कि 0.3, ना कि 0.3, ना ही -0.3। क्लियर है? तो फ्रैक्शनल पार्ट का आंसर हमेशा अपने पास पॉजिटिव रहेगा। पहला पॉइंट, वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, एक तो अपने को पता चल गया फ्रैक्शनल पार्ट जो रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अगर x की बात करेंगे तो इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बेटा हमेशा 0 से लेकर 1 तक, इसके बाहर नहीं जाएगा। 1 कभी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि अगर 1 का फ्रैक्शनल पार्ट करोगे तो फिर 0 आ जाएगा। डन, क्योंकि उसके बाद कोई अपने पास डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो 1 कभी नहीं आएगा और 0 आ सकता है। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका फ्रैक्शनल फंक्शन अगर फाइंड करेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू का फ्रैक्शनल फंक्शन पार्ट अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ट्राई करेंगे तो आंसर विल बी 0। डन। अच्छा नेगेटिव का फाइंड करेंगे तो भी पॉजिटिव, कैसे ये समझ आ गया। तो मैं रैंडम कुछ 2-3 एग्जांपल लेता हूं, उसको अपन डन करते हैं। तो मेरे पास अगर है -1.9 आंसर विल बी 0.1। ध्यान रखना 0.9 को सिंपल 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 0.9 दैट इज 0.1, दिस विल बी द आंसर पॉजिटिव। डन। अपने पास है नेगेटिव में 9.93, अगर इसका फाइंड करेंगे अपने फ्रैक्शनल पार्ट तो कितना आएगा, अगेन 1 माइनस 0.93 दैट इज 0.07। डन। अच्छा एक लास्ट एग्जांपल, अगर अपने पास है -7, अभी इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डन। तो अपने को सेम समझ आ गया कि अगर रेंज की बात करते हैं, डोमेन की बात करते हैं तो कितना आता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अगर अपने पास है f(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो रेंज डोमेन आएगा, तो डोमेन तो अपने पास आ जाएगा, डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज, जो मन में पुट करो फर्क नहीं पड़ेगा, x को कोई बना ही नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। रेंज अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या बोलेगा, रेंज अपने पास आ जाएगा 0 को इंक्लूड करके 0 से लेकर 1, जहां पे 1 जो है वो एक्सक्लूडेड है। डन। ये अपने पास हो गया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, खत्म। डन। अगर अच्छे से समझ आ गया, एक बार इसका ग्राफ और देख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डन। अब ग्राफ कैसे देखे बेटा, मैंने देखा कि x की वैल्यू, आपने एक बार x की वैल्यू देखो और उसके रिस्पेक्ट में fx की वैल्यू निकालो। मैंने कहा यार fx एक फंक्शन अपने पास, पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। डन। fx अपने पास एक फंक्शन है जो किसके इक्वल है, जो अपने पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, और इसको अपन मान लेते हैं y। इसका अपने को ग्राफ बनाना है। डन। अच्छा तो x लिया अपन ने, y लिया, अगर x की वैल्यू मैं 0 से लेकर 1 तक पुट कर रहा हूं, मतलब कैसा, मैंने बोला कि यार x जो है वो क्या है, 1 से तो स्मॉलर है, 1 से तो स्मॉलर है, और 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, अगर आप देखोगे ध्यान से तो आंसर आ जाएगा अपने पास x एज इट इज। कोई भी वैल्यू लो, x की वैल्यू 0 लोगे 0 आ जाएगा, 0.1 लोगे 0.1 आ जाएगा, 0.2 लोगे 0.3 आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.9 लोगे 0.9 आ जाएगा, 0.96 लोगे 0.96 आ जाएगा। मतलब यहां पे कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहा। बढ़िया। अच्छा अगर x की वैल्यू मैं ना 1 या 1 से इक्वल, लेकिन 2 या 2 से स्मॉलर, इक्वल वाला हटा देता हूं, 2 से स्मॉलर, अगर ये वैल्यू मेरे पास रहेगी तो अभी आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू तो अभी भी कहां से कहां तक लाया करेगी, x की वैल्यू, y की वैल्यू तो मेरे को पता है, y क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो अगर लेट सपोज मैंने 1 लिया तो आंसर कितना आएगा, 1 या 0, 1.1 लिया
तो आंसर कितना आएगा 0.1, 1.2 लिया तो आंसर कितना आएगा 0.2, 1.3 लिया तो आंसर कितना आएगा 0.3। मतलब बेसिकली आ क्या रहा है, आंसर किसके इक्वल 1.1 लेने पर 1 आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 के इक्वल ही तो आ रहा है, x माइनस 1 के इक्वल x 1.1 तो ये आ जाएगा 1.1 माइनस 1 यानी कि 0.1, राइट। ये आएगा 1.2 तो आ जाएगा 1.2 माइनस 1 यानी कि 0.2, एक्चुअल में वही चल रहा है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 3 से स्मॉलर बट 2 या 2 से ग्रेटर है, अब x की वैल्यू y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस 2 एंड सो ऑन चलती रहेगी। देन तो सिंपल सा इसका जो ग्राफ बनता, बेटा ध्यान से समझना, x की वैल्यू जब 0 से 1 रही तो y की वैल्यू भी अपने पास सेम रहा, ये बन गया ग्राफ जिसमें 1 को किया एक्सक्लूड। देन अब x की वैल्यू अगर 1 से लेकर 2 तक चल रही है तो भी y की वैल्यू तो वही 0 से लेकर 1 ही चलेगी, वो तो अपने को पता है -1 आ गया, x -1 आया, x -2 x -3 चलता रहेगा। अगेन 1 को इंक्लूड किया और यहां से 2 को एक्सक्लूड किया और y के लिए अपने पास 0 से लेकर 1 तक चला जिसमें 1 को अपने एक्सक्लूड किया। सेम चीज यहां से लेकर यहां तक अपने पास आ जाएगा, यहां से लेकर अपने पास, और यही ग्राफ अपने पास रिपीट होता जाएगा पॉजिटिव साइड, सेम गोज विद नेगेटिव साइड। अब अपने को पता है माइनस में वैल्यू लोगे तो भी fx यानी कि y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, जहां पे 0 इंक्लूडेड और 1 एक्सक्लूडेड है। तो आंसर अपने पास आएगा यहां से लेकर अगेन एस फॉर्म में। डन, अगेन अपने पास सेम वैल्यू जो है वो चलता रहेगा, सेम ग्राफ अपना चलता रहेगा, क्वेश्चन हो गया खत्म। डन, तो अपने पास अगर ग्राफ फॉर्म करना है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का तो ये अपने पास ग्राफ बनता है। होता क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, समझ आया, कुछ क्वेश्चंस करे, ग्राफ समझ आ गया, अब आगे इसको खत्म करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे पास दे रखा है कि 3x जो दे रखा है वो किसके इक्वल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसके लिए ना एक प्रॉपर्टी फटाफट से मैंने रिवाइज कराता हूं। प्रॉपर्टी मैंने क्या पढ़ाई थी कि यार अगर मैं x की बात करूं तो किसके इक्वल आता है, x किसके इक्वल आता है, x इक्वल आता है अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आता है, याद आ गया, बढ़िया। तो यहां से अपने पास आएगा 3x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, एंड ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है बेटा x के, और 3x इक्वल टू x है, इसका मतलब x क्या होगा, सिर्फ एक ही पॉसिबल वैल्यू 0, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्वेश्चन जो पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अरे भाई x की वैल्यू क्या है 0, क्वेश्चन डन, खत्म। डन, बस याद क्या होना चाहिए था, याद ये होना चाहिए अपने को कि फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट, आंसर इज x इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। डन, अब देखते हैं बच्चा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट अपने को पता है पावर की बात होती है, तो किसी भी नंबर के पावर, अब कौन से नंबर्स की, अब ध्यान से समझना, एक नंबर है a जिसकी वैल्यू 1 नहीं है लेकिन पॉजिटिव रियल वैल्यू, तो कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू अगर अपन ने a लिया है जो 1 के इक्वल नहीं है, तो अगर अपने पास एक फंक्शन है f(x) which is equal to a raised to power x, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा इसका ग्राफ बनेगा कैसे, समझना बेटा। पॉइंट इज अगर a की वैल्यू क्या होगी, या तो अपने को ये तो पता चल गया कि पॉजिटिव है और 1 नहीं है, तो या तो 1 से ग्रेटर मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, या एक बार में 1 से स्मॉलर कंसीडर करके चल रहा हूं। अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, तो इतना तो पहले मेरे को पता है कि पॉजिटिव नंबर है, पावर आप कोई भी लगाओ, a की पावर x की बात हो रही है, आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो, पॉजिटिव पुट करो, नेगेटिव पुट करो, जो मन में आप पुट करो, आंसर विल बी पॉजिटिव। ये बात क्लियर है। आप चाहो तो देखो a की वैल्यू अगर 2 लिया मैंने, a लेट सपोज 2 की वैल्यू आप 8 पुट करो, 18 पुट करो, 88 पुट करो, आंसर इज पॉजिटिव। इन द सेम वे आप -2 पुट करो, अगर 2 की पावर -2 पुट करोगे तो दैट विल बी 1/2 की पावर 2, होगा नहीं होगा। अगर 2 की पावर -2 पुट करोगे दैट विल बी 1/2 की पावर 2 विच इज अगेन पॉजिटिव। अच्छा -20 पुट करोगे तो अपॉन 20 दैट इज अगेन पॉजिटिव। 201 करोगे तो 200 नहीं, कि आंसर विल बी पॉजिटिव। वैल्यू छोटी हो बड़ी हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आंसर विल बी पॉजिटिव। तो ये बात तो अपने को क्लियर है। डन, बढ़िया, ठीक है। अब उसी से अपने पास रेंज और डोमेन भी निकलेगा। कैसे निकला, पहली बात तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है भाई। अब x की वैल्यू a पे तो कंडीशन लगा दी कि पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। डन। अच्छा, अगर मैं x की, लेकिन फंक्शन का डोमेन और रेंज तो x के ऊपर डिपेंडेंट है। x की वैल्यू जो है, x की पॉसिबल वैल्यूज, उसी को क्या कहते हैं अपन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। क्योंकि f(x) किसके इक्वल है, a raised to power x के इक्वल है, तो x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, जो चाहे लो, 0 लो, 1 लो, 2 लो, फ्रैक्शन लो, डेसिमल लो, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, सब अलाउड है। इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज यानी कि फंक्शन का डोमेन जो आएगा बेटा, वो अपने पास क्या आएगा, डोमेन आ जाएगा R, यानी कि रियल वैल्यूज।
बढ़िया। अच्छा रेंज क्या आएगा? अब रेंज अपने को अभी अभी मैंने बोला कि x की जो मन में आए वैल्यू पुट करो, fx की वैल्यू यानी कि a रेस्ट बार x की जो वैल्यू आ रही है वो अपने पास क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। अब पॉजिटिव में चाहे बहुत छोटी वैल्यू जाए चलेगा, बहुत बड़ी वैल्यू जाए चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आ रही है और जीरो नहीं आ रही है। इसका मतलब आंसर रेंज क्या हो जाएगा अपने पास? एंड डोमेन एंड रेंज इज दे ही नहीं रखा भाई। रेंज क्या आएगा अपने पास? रेंज अपने पास आएगा जीरो से लेकर इनफाइनाइट, ना जीरो इंक्लूडेड है और ना ही इनफाइनाइट इंक्लूड। इनफाइनाइट तो वैसे इंक्लूड नहीं होता और जीरो भी नहीं आएगा। तो आपको पता है एक्स की कोई भी ए अगर एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है तो एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर विल बी पॉजिटिव नंबर, जीरो कभी नहीं आएगा। जीरो भी पुट करोगे तो भी 1 आएगा। अगर ए की वैल्यू कुछ भी पुट करो और एक्स की वैल्यू जीरो भी पुट करोगे तो भी समथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो आंसर विल बी 1 एंड दैट इन दैट केस ऑल्सो डन। तो ये अपने को समझ आ गया कि रेंज जो आ रही है वो तो अपने पास आ रही है रियल नंबर, डोमेन जो आ रहा है और रेंज अपने पास आ रहा है जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक जहां पे जीरो इंक्लूडेड नहीं है। डन। अब ये तो अपने को समझ आ गया। अब इसका ना ग्राफ एक बार समझ लेते हैं। ग्राफ क्या बोल रहा है? अगर ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, अब ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू लो, आप चाहे 1.001 ही ले लो, एक्स की वैल्यूज को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, बढ़ेगा। एक्स की वैल्यूज को जैसे जैसे इंक्रीज किया, पॉजिटिव केस की बात करता हूं, पॉजिटिव केस की बात करता हूं तो एक्स की वैल्यू 2 लो, तो ए की वैल्यू कोई भी ले, मैंने लेट सपोज ए की वैल्यू अपने 2 कंसीडर करी। अब ए की वैल्यू अगर 2 कंसीडर करी तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। मतलब क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, देखो ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ भी ऐसा फॉर्म हो रहा है, जैसे जैसे आप x की वैल्यूज को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे fx की वैल्यू, ये अगर अपने पास x1 है तो ये fx1 है, ये अगर x2 है तो ये अपने पास fx2 है। तो जैसे जैसे अपन x1 x2 x3 x4 बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे fx की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। चाहे आप नेगेटिव साइड लो चाहे पॉजिटिव साइड लो, नेगेटिव साइड भी जैसे जैसे वैल्यूज को कम करेंगे, -2 किया, -4 किया, -8 किया, -200 किया, -2000 किया, तो जैसे जैसे वैल्यूज को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यूज अपने पास क्लोज जाएगी। किसके क्लोज जाएगी? एक्स एक्सिस के क्लोज। नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगी, ये वैल्यू क्या जाएगी? जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाओगे वैल्यू और क्लोज जाता जाएगा एक्स एक्सिस के, ना उसको टच करेगा, नीचे जाने का तो सवाल ही नहीं बनता। बात समझ आ गई? तो ये तो अपने पास से और जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे a रेज़ टू पावर x यानी कि fx की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर a पॉजिटिव है और 1 से ग्रेटर है, a 1 से ग्रेटर है। अगर मैं उसके उल्टे केस की बात करता हूं कि अगर a की वैल्यू ना 1 से स्मॉलर है, अगर a की वैल्यू 1 से स्मॉलर है यानी कि 1 से लेकर कहां तक लाई कर रहा है? 0 के बीच में लाई कर रहा है, तो इस केस में बेटा आप कोई भी वैल्यू पुट करो a की, होगा क्या? जैसे जैसे पावर को बढ़ाओगे वैसे वैसे वैल्यू छोटी होगी। एग्जाम्पल समझना, मैंने बोला कि a की वैल्यू को लेता हूं मैं 1/2, ठीक, ये इसी रेंज में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अब a की वैल्यू इतना आ गया, अगर a स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 1/4, a क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1/8, a रेज़ टू पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा? अब जैसे मुझे समझ आ रहा है कि यार जैसे जैसे मैं पावर को इंक्रीज कर रहा हूं वैसे वैसे fx की वैल्यू घट रही है। तो यानी कि ये मेरे को समझ आ रहा है, ये अगर x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, जैसे जैसे वैल्यूज को x की वैल्यू को बढ़ा रहा है वैसे वैसे ग्राफ क्या जा रहा है? fx की वैल्यू क्या जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। और ये क्या जाएगा? जैसे जैसे वैल्यूज को बढ़ाएंगे वो x एक्सिस के और क्लोज आएगा, टच भी नहीं करेगा, इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा, नीचे भी नहीं जाएगा, लेकिन क्लोज आता जाएगा। क्लियर? तो ये अपने पास दोनों फंक्शन बने, दोनों जो ग्राफ बने, दैट इज ये ग्राफ है किस चीज के? ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। किसके ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दोनों केस में इफ a is greater than 1 then this will be the graph, if a is less than 1 यानी कि a is between 1 and 0, more than 0 but less than 1, then this will be the graph. I hope this is very clear to everyone. Done? ओके बेटा, इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अब इसको बच्चा ध्यान से समझना क्योंकि बेसिक लॉगरिथम अपने को आता है। अब अपन लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करते हैं कि इनइक्वालिटी में कैसे डील करेगा या फंक्शन की फॉर्म में कैसे डील करेगा। ठीक है, ओके स्टार्ट करते बेटा। ये अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन है, y एक्सिस x एक्सिस गिवन है, फंक्शन अपने पास है y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। सबसे पहले जो बेसिक नीड जो मुझे पता है, जो इंपॉर्टेंट है कि यार a तो कभी ना नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि a हमेशा पॉजिटिव होगा। रीजन, क्योंकि अपने को पता है कि लॉगरिथम जो है लॉगरिथम जो है वो नेगेटिव बेस पे डिफाइंड नहीं होता, तो बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस अपने पास यानी कि a अपने पास पॉजिटिव यानी कि मोर देन 0।
सेकंड केस अपने को ये भी पता है कि a जो होता है वो कभी भी 1 नहीं होता, यानी कि बेस अगर 1 हो तो भी फंक्शन अपने पास लॉगरिथम जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो 2 पॉइंट समझ आए, a पॉजिटिव हो लेकिन 1 ना हो, ये बात क्लियर। यहां मैंने मेंशन भी किया है कि a जो है वो 1 नहीं है, पॉजिटिव है, ये अपने को पता है। देन ओके, अगर अब अपने को इसका ग्राफ की बात करूं मैं, तो मेरे को पता है a पॉजिटिव है, मैं सेम एक्सपोनेंट की तरह भी यहां भी 2 अलग अलग वैल्यूज की बात करूंगा। पहला केस मैंने बोला जब a की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब a जो है सॉरी पॉजिटिव तो है ही, a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। अगर फंक्शन a की वैल्यू यानी कि बेस अपने लॉगरिथम का बेस अगर a से ग्रेटर है, समझना, तो जो बेटा ग्राफ फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा फॉर्म होता है। ग्राफ जो होगा वो ऐसा फॉर्म होगा। रीजन इज मुझे पता है x भी तो क्या होगा, x अपने पास किसकी बात हो रही है, लॉग की बात हो रही है, और अपने को पता है x हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव के लिए अगेन लॉगरिथम जो है वो नॉट डिफाइंड है। देन तो x पॉजिटिव होना चाहिए, तो x पॉजिटिव सारी वैल्यूज ले रहा है, सारी वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, सारी वैल्यू 0 को एक्सक्लूड करके, 0 से बड़ी लेकिन यहां से यहां तक, यानी कि 0 से इनफाइनाइट जहां पे 0 इंक्लूड नहीं है, वो सारी वैल्यूज लेगा। तो इसका जो ग्राफ फॉर्म होता है बेटा ऐसा सा ग्राफ फॉर्म होता है। डन। अब ये अपने को ग्राफ एकदम क्लियर समझ आया कि a पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो है ही, लेकिन a 1 से ग्रेटर है, उस केस में लॉगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ फॉर्म हो रहा है वो ऐसा फॉर्म हो रहा है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है बेटा, ध्यान से समझना, मैं x की अलग अलग वैल्यूज ले रहा हूं। पहले तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कब है, ये अपने पास है जब x की वैल्यू 1 रखोगे, जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो वैल्यू अपने पास आएगी 0। x की वैल्यू अगर 1 पुट करी, यानी कि log x log ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है, तो यहां पे आंसर आ गया 0। देन इसके बाद वैल्यूज अपने पास पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगी, इससे पहले तक वैल्यूज अपने पास नेगेटिव थी। देन अब मैंने देखा कि x की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, लेट सपोज मैंने कोई रैंडम वैल्यू लिया x की, ये अपने पास x1 है, और एक और रैंडम वैल्यू ली अपने पास x2 है। अगर ये वैल्यू x1 है, इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने पास, f ऑफ x1। डन। अच्छा ये पॉइंट x2 है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा f ऑफ x2। ये बात क्लियर। अब इनइक्वालिटी में जो इंपॉर्टेंट बात है मैं समझाना चाह रहा था वो समझने की कोशिश करना। मैंने कोई भी 2 रैंडम वैल्यूज ली x1 एंड x2 सच दैट कंडीशन क्या रखी, यार x2 की जो वैल्यू है वो x1 से ग्रेटर है। अगर x2 की वैल्यू x1 से ग्रेटर है और रैंडम वैल्यूज थी, तो ध्यान से देखो तो क्लियर समझ आ रहा है मेरे को कि f ऑफ x2 की वैल्यू भी f ऑफ x1 से ग्रेटर है। इसका मतलब log ऑफ x2 टू द बेस a इज ग्रेटर देन log ऑफ x1 टू द बेस अगेन a, टू द बेस a। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे मैं वैल्यूज को, जैसे जैसे x की वैल्यू, लेट सपोज यहां पे मैं रैंडम पॉइंट लेता हूं x3, अब इसका जो फंक्शन पे y कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा fx3 होगा। तो अगर x3 f2 से, x3 x2 से बड़ा है, तो fx3 fx2 से बड़ा होगा। यानी कि अब मेरे को क्लियरली ये समझ आ गया कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे fx की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लॉगरिथम जो अपने पास ग्राफ जा रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन जा रहा है यहां पे। ये बात समझ आई, तो ये मेरे को बेसिक क्लियर समझ आ गया। तो जब भी किसी वैल्यूज पे, जो अपने पास ये वैल्यूज थी, जब भी इस वैल्यूज पे अपने लॉगरिथम लिया, अगर बेस अपने पास 1 से बड़ा है तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो log ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन log ऑफ x1 if a इज ग्रेटर देन 1। समझ आया, if a इज ग्रेटर देन 1। ये बात समझ आ गई। तो जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसका log भी बढ़ेगा। क्लियर। सेकंड केस की बात करता हूं, अगर a की वैल्यू, अगेन सेम ग्राफ अपने पास है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट। डन। अभी कंडीशन क्या बोली, यार a ना 1 से छोटा हो। अच्छा 1 से छोटा है तो 0 से बड़ा तो होगा ही होगा, ये तो अपने को पता ही है पॉजिटिव होगा। तो 0 से 1 के बीच में अगर a लाई कर रहा है तो बेटा इसका जो ग्राफ फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा फॉर्म होगा। यानी कि x की वैल्यूज अभी भी कहां से कहां तक जाएगी, x की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिट जाएगी, नेगेटिव तो होगा नहीं। डन। तो x की वैल्यूज अपने को समझ आ गया। अब यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगेन अपने को पता है क्या हो जाएगा, x 1 है तो y 0 होगा। रीजन भाई log ऑफ 1 is 0, तो ये अपने पास आ गया। अभी मैं अगर रैंडम कोई भी वैल्यूज लेता हूं x की, लेट सपोज मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट को बोला मैंने x1। अगर ये पॉइंट मेरे पास x1 है तो ये जो पॉइंट आएगा ये कितना आ जाएगा अपने पास, f ऑफ x1 आया। ओके। अभी मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं, मैंने कहा ये एक पॉइंट लिया मैंने, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट मेरे पास x2 है। अगर x कोऑर्डिनेट x2 है तो y कोऑर्डिनेट को मैंने बोला f ऑफ x2, क्योंकि ये अपने पास फंक्शन ही यही है। ठीक है, तो ये अपने पास f ऑफ x2 आ गया। अब मेरे को क्या समझ आ रहा है कि अगर मैंने x2 जो वैल्यू ली,
जो x1 से ग्रेटर है। x2 मैंने कोई भी वैल्यू लूं, मैं x2 ये लूं, ये लूं, ये लूं, ये लूं, आगे कोई भी वैल्यू अगर मैं ले रहा हूं या फिर मैं आगे की भी कोई वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मुझे पता चल रहा है कि मैंने x2 कोई भी वैल्यू कंसीडर करी जो x1 से ग्रेटर है, तो उस केस में f ऑफ x2 जो आ रहा है और f ऑफ x1 आ रहा है, क्या रिलेशन आ रहा है? f ऑफ x2 दिख रहा है मुझे, क्लियर दिख रहा है कि f ऑफ x2 छोटा है, तो f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1। मतलब हुआ क्या, जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूं, लेट सपोज यहां पे मैं एक और रैंडम वैल्यू लेता हूं, ये मेरे पास x3 है, अगर ये x3 है तो ये अपने पास हो जाएगा f ऑफ x3। देन अभी मैंने बोला कि यार x3 जो लिया मैंने वो x2 से ग्रेटर लिया, तो f ऑफ x3 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो तो नेगेटिव ही चला गया, मतलब लेस देन f ऑफ x2। आया नहीं आया? तो अब मेरे को क्लियर समझ आ रहा है कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूं, जैसे जैसे x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूं, लॉगरिथम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। लॉगरिथम की वैल्यू सॉरी बच्चा, थोड़ी उम्र आ गई अब, ठीक कोई दिक्कत नहीं, अभी जिएंगे। चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे x की वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, लॉगरिथम की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर a की वैल्यू 1 से लेकर 0 से बीच में लाई कर रही है, ठीक। तो दोनों केस अपन ने देखे, जब अपने पास a की वैल्यू मोर देन 1 है, a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x बढ़ाओगे तो लॉगरिथम बढ़ेगा, साइन में इनइक्वालिटी ऑफ साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 और 0 के बीच में लाई कर रही है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बन रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यूज को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे fx की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन नाउ। डन, ओके। प्रॉपरली बेटा नोट्स इसके बनाते रहना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो लेस इंपॉर्टेंट था मैंने वीडियो में डाला ही नहीं, ठीक है, वो तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, जब क्वेश्चन सॉल्व करने लोगे अपने आप समझ आ जाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने थे वो सारे कुछ इस वीडियो में है, तो प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना। डन। अब मेरे पास ना क्वेश्चन आ रहा है, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन, वो जो मेरे को बताने का रीजन था कि यार x बढ़ने पर लॉगरिथम घटेगा कि बढ़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा या सेम रहेगा, वो इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज आएगा। देन अब क्वेश्चन मेरे पास क्या बोल रहा है, मेरे पास ना लॉग का एक क्वेश्चन लगा, फाइंड x फाइंड करना है अपने को, लॉग ऑफ x बेस 4 बेस 3 बेस 2, और ये अपने को दे रखा है 0 से ग्रेटर। अब मेरे को फाइंड करना है x की वैल्यू। पहला पॉइंट समझो, यहां पे बेस क्या दे रखे हैं, सारे जो बेस दे रखे हैं 2 हो 3 हो चाहे 4 हो, तीनों बेस क्या दे रखे हैं, 1 से ग्रेटर बेस दे रखे हैं। डन। तो इनइक्वालिटी का साइन तीनों ही केस में नहीं बदलेगा। अब समझना, मैंने इस पूरे को एक बार के लिए माना कि ये मेरे पास x है, ठीक। लॉग ऑफ दिस टू द बेस 2, डन। लॉग ऑफ दिस टू द बेस 2, अगर ये होगा इसका मतलब मेरे को क्या समझ आ रहा है कि log 3 log x टू द बेस 4 टू द बेस 3 इज ग्रेटर देन, अब ये क्या हो जाएगा, 2 में चला जाएगा तो 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। 2 की पावर 0 इज 1। तो मेरे को समझ आया कि इस लॉग को हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे एंटी लॉग ले लिया। जैसे ही ऐसा किया तो मेरे पास बना क्या, मेरे पास 2 इधर चला गया, 2 की पावर 0 बना के 1 दे दिया, और यहां से बचा log ऑफ x टू द बेस 4 बेस टू द बेस 3। ये किसके इक्वल आ गया, ये मेरे को पता चल गया, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 से ग्रेटर आ रही है। कितनी आ रही है अभी तक नहीं पता x की वैल्यू, बट 1 से ग्रेटर आ रही है। डन। ओके, अगले स्टेप की बात करता हूं। अगेन अब की बार मैं इसे पूरा x कंसीडर करता हूं, तो अभी अपने पास कितना आएगा, log ऑफ x टू द बेस 4 इज ग्रेटर देन, अभी 3 उधर जाएगा तो 3 की पावर 1, इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज, रीजन बेस अपने पास 3 है विच इज मोर देन 1, और मैंने अभी बात किया था अगर बेस 1 से ग्रेटर हो तो इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज, राइट। बढ़िया। तो यहां से अपने पास आ गया 3। देन अब log ऑफ x है, तो अभी अगर x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x विल बी ग्रेटर देन 4 की पावर 3 विच इज 16, दैट इज 64। तो अपने को समझ आ गया x जो है वो ग्रेटर होगा 64। यहां से x की कोई भी वैल्यू ले लो 64 से बड़ी, यानी कि x जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, 64 से लेकर इनफाइनाइट तक, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।
क्लियर, समझे क्या? जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको सेम तरीके से डील करना है, लॉग को अंदर से मतलब ब्रैकेट करते 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 खोलते जाना है और लास्ट में x तक पहुंच जाना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब भी आप इसे भेजोगे, लाइक 2 को आपने भेजा, देन आपने 3 को भेजा, देन आपने 4 को भेजा, तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो जो बेस आ रहा है वो 1 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है। तीनों केसेस के अंदर 1 से ग्रेटर था। अगर तीनों केस में 1 से ग्रेटर रहा मतलब इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज। अगर यहां पे ग्रेटर है तो ग्रेटर ही चलता रहा लास्ट तक, कोई चेंज नहीं आया। डन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे अगर ध्यान से देखोगे तो क्या समझ आ रहा है कि यहां पर ना एक जगह ऐसा आ रहा है कि बेस ना 1 से स्मॉलर है, और यही मैं क्वेश्चन जो तुम्हें कराना चाह रहा था। ठीक, अब समझने की कोशिश करना बेटा। बन क्या रहा है, सबसे पहले log ऑफ दिस, ये अपने पास टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा log ऑफ log x टू द बेस 3 एंड बेस हाफ इज ग्रेटर देन, अभी तक के लिए मेरे पास बेस 2 है, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं अभी तक के लिए बेस 2 है विच इज मोर देन 1। अगर मोर देन 1 तो यह आ जाएगा ग्रेटर देन 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, राइट? सो दिस इज ग्रेटर देन 1। आया, बढ़िया। अभी बेस अपने पास आ गया हाफ। अब चैलेंज आएगा, अब ध्यान से समझना। अगेन इसको अपन ने x माना तो यहां से अपने पास आएगा log ऑफ x टू द बेस 3, और ये हाफ उधर जाएगा तो अपने पास आ जाएगा हाफ की पावर कितनी, हाफ की पावर 1 विच इज इक्वल टू हाफ। और ये अपने पास साइन चेंज होकर आ जाएगा अपने पास ऐसा कुछ, ये साइन चेंज होकर अपने पास क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ, यानी कि log x टू द बेस 3 इज लेस देन हाफ। डन, ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बढ़ेगा अपने पास, log ऑफ x तो बाई नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने पास अब log की जरूरत है नहीं, सीधे सीधे अपने पास आंसर क्या आएगा, x इज अब 3 ट्रांसपोज होगा तो x इज लेस देन 3 रेज टू पावर 1/2, यानी कि x इज लेस देन √3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन। अच्छा, x अपने को पता ही है, नेगेटिव तो होगा नहीं। अच्छा, नेगेटिव होगा नहीं, यानी कि जब भी ऐसा केस आएगा आप यहीं पर सीधे सीधे लगा दोगे मोर देन 0। ये ध्यान हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसा केस बनेगा जैसे ही लेस देन बना, अब मेरे पास इसकी लोअर लिमिट लगानी जरूरी है, बिकॉज ये पूरा ना x की तरफ वर्क कर रहा था, और मुझे पता है किसी भी अगर x की बात होगी तो x भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू 0 इससे छोटी होनी चाहिए, करेक्ट है, लेकिन इससे बड़ी होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस स्टेप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मिस मत कर देना बेटा। ठीक, तो जैसे अपन ने ऐसा कुछ किया कि हाफ को उधर भेजा, अपने पास हो गया दिस इज हाफ रेज़्ड टू पावर 1, यानी कि हाफ, सो दिस इज लेस देन हाफ, बढ़िया, बट एट द सेम टाइम मोर देन 0, राइट? अभी हुआ तो 3 को ट्रांसपोज किया, तो 3 को इधर ट्रांसपोज किया तो अपने पास आ गया ऐसा कुछ। अभी क्या करेंगे, अब 3 को इधर भी तो ट्रांसपोज करेंगे, अगर 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे सो दिस इज ग्रेटर देन 3 की पावर 0 विच इज ग्रेटर देन 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे पास फाइनल जो आंसर आ रहा है कि x जो है वो √3 से स्मॉलर है और 1 से ग्रेटर है, ये अपने पास आ गया x की पॉसिबल रेंज, जो x की पॉसिबल वैल्यूज है। I hope this is clear, but important point again I am saying, इस पॉइंट को मिस मत कर देना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। क्या मिस्टेक नहीं करनी है कि जैसे ही आपने बेस करके इसको लेस देन दिस किया, एट द सेम टाइम यू नीड टू मेंशन कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव नहीं होगा मतलब दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा किया तो नेक्स्ट स्टेप पे भी वो चीज फॉलो करेगा। तो 3 को इधर ट्रांसपोज किया तो 3 की पावर हाफ विच इज √3, एट द सेम टाइम 3 इधर भी ट्रांसपोज होगा 3 की पावर 0 विच इज 1। क्लियर? और इसी को अपन प्रोसीड करेंगे। तो आंसर फाइनल अपने पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू ये पॉसिबल आ गया विच इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन हो गया डन। लॉगरिथम के क्वेश्चन जब भी ऐसे आएंगे आपको ऐसे डील करना है, ध्यान रखना है a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है। अगर ग्रेटर देन वैल्यू है तो सीधे ट्रांसपोज कर दो, कोई चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। बट अगर लेस देन 1 है तो साइन चेंज होगा, और साइन चेंज होने के केस में ये वाले भी आने का बहुत बहुत चांसेस बनेगा, जिसको आपको ध्यान रखना है और उसको आपको प्रोसीड करते जाना है हर स्टेप तक, जहां तक फाइनल आंसर ना आ जाए। अगेन क्लियर? बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा कुछ फंक्शंस के, है ना, अपन अलजेब्रा ऑफ द फंक्शंस की बात करते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस के बीच में जो ऑपरेशंस करने हैं, ऑल्दो ये अपने को आता है, बहुत डिफिकल्ट बनेगा नहीं, फटाफट से खत्म करते हैं। 1 मिनट का क्वेश्चन, ठीक है? होता क्या है, अगर अपने पास कोई भी फंक्शन fx है, कोई भी फंक्शन अपने पास fx है, उसमें आपने स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी तो सिंपली उस फंक्शन में कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f c इंटू एफ ऑफ x, c इंटू एफ ऑफ x इज इक्वल टू c इंटू एफ एक्स।
सिंपली वो जो स्केलर क्वांटिटी है c जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, उसको सीधे सीधे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो fx से, तो ये अपने पास आ जाएगा एंड दिस इज करेक्ट। सेकेंड पॉइंट, सेम चीज एडिशन में चलेगा, सेम चीज डिवीजन में चलेगा। मैं कह रहा हूं मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है। एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है। अगर अपने पास है f प्लस g ऑफ x या f माइनस g ऑफ x, तो दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? सीधे fx फाइंड करो, gx फाइंड करो, उनके बीच में सेम ऑपरेशन लगा दो। अगर f माइनस g ऑफ x की बात हो रही है तो fx माइनस gx विल बी द आंसर। f ऑफ f प्लस g ऑफ x की बात हो रही है तो f प्लस fx प्लस gx इज द आंसर। करेक्ट। सेम गोज विद मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। अगर fx, अगेन मेरे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन fx अपने पास है, एक फंक्शन gx अपने पास है, तो उस केस में f इंटू जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। यहां से अपने पास फाइनल फंक्शन बनते जाएंगे जिसको अपन इजीली सॉल्व करना जानते हैं। डिवीजन के केस में भी चलेगा, बट उस चीज को इग्नोर मत करना कि gx कहीं आपको जीरो ना बना दे, कि gx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्यों? ऐसा बनते ही नॉट डिफाइंड की सिचुएशन जो अपने को चाहिए ही नहीं, डिनोमिनेटर में जीरो कभी नहीं चाहिए, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि gx के नॉट बी इक्वल टू जीरो। डोमेन रेंज अपने को पता है, अपन कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो कोई चैलेंज अपने को आएगा नहीं। फटाफट से एक आध क्वेश्चन करते हैं और इस लेक्चर को निपटाते हैं। क्वेश्चन के अपने पास fx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, gx दे रखा है 9x प्लस 5, दो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, एक fx दे रखा है, एक gx दे रखा है। अपने को फाइंड करना है f प्लस g ऑफ x। अभी अभी पढ़ा, जब भी अपने पास ऐसा कुछ आता है कि f प्लस g ऑफ x अपने को फाइंड करना है, या माइनस फाइंड करना है, या मल्टीप्लाई फाइंड करना है, तो ऑपरेशन कर दो, तो हो जाएगा अपने पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x। इतना सा क्वेश्चन बना। अब f ऑफ x कितना है अपने पास? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, डन। प्लस g ऑफ x अपने पास कितना है? प्लस 9x प्लस 5। अब बना क्या फाइनल इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x दैट इज 15x प्लस 7, ये अपने पास बन गया। दिस इज इक्वल टू f प्लस g ऑफ x, जो अपने को फाइंड करना था। डन। आगे को सॉल्व करने को बोला नहीं है, ना रेंज फाइंड करनी, ना डोमेन फाइंड करनी, ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी, आपने बस फंक्शन फाइंड करना था। फंक्शन फाइंड किया, क्वेश्चन हो गया खत्म। अब इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है, सीख चुके हैं, रेंज फाइंड करना है, सीख चुके हैं, अब कोई लोड बचा ही नहीं है। क्लियर? तो जैसे fx का फाइंड करते थे रेंज एंड डोमेन, इन द सेम वे f प्लस g ऑफ x का भी फाइंड कर सकते हैं, f माइनस g ऑफ x का भी फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी चैलेंज। डन। सेम क्वेश्चन अपने पास आया। अभी अपने पास अगेन एक फंक्शन दे रखा है रियल टू रियल। रियल टू रियल मतलब डोमेन भी रियल और रेंज भी रियल। फंक्शन fx दे रखा है अपने को, gx दे रखा है अपने को, f माइनस g ऑफ x फाइंड करना है। अपने को क्लियर पता है भाई, f माइनस g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस g ऑफ x। क्वेश्चन डन। देन ओके, fx की वैल्यू पुट करो तो अपने पास आएगा 2x प्लस 3। fx कितना आ रहा है? 2x प्लस 3। माइनस gx करेंगे तो आएगा माइनस x प्लस 10। सॉल्व किया तो अपने पास आ रहा है x प्लस 13। क्वेश्चन हो गया डन। ये अपने पास क्या है? रिक्वायर्ड फंक्शन। अब इसका डोमेन फाइंड करना करो, रेंज फाइंड करना करो। पूछा नहीं तो अभी मैंने नहीं फाइंड करा। क्लियर? तो बच्चा एंड करते हैं आज का सेशन। आज अपने फंक्शंस के अगेन कुछ रिमेनिंग जो टाइप के फंक्शंस थे अपने पढ़ लिए, ठीक है। तो अभी के लिए एंड करते हैं बच्चा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एवरीवन।